अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब के सबक नंबर 4, 5 और 6 के मश्की सवालात को हल करने जा रहे हैं। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम हल करेंगे आपकी किताब में दिए गए सबक नंबर 4, सबक नंबर 5 और सबक नंबर 6 के मश्की सवालात। यानी कि आपके सबक के आखिर में तमाम तर दिए गए मश्की सवालात को आज हम हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपने सबक के उन्वानात को पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 4 का उन्वान है खिदमतगार कौन, और सबक नंबर 5 का उन्वान है आमना और नीली मछली। और बच्चों, सबक नंबर 6 का उन्वान है सवेरे उठना, जो कि एक नज़म थी। बच्चों, हम ये तमाम असबाक पढ़ चुके हैं। आज हम हल करेंगे इनके मश्की सवालात। तो चलिए बच्चों, आगाज करते हैं खिदमतगार कौन से। आपको कहानी थोड़ी सी याद है ना कि एक बुढ़िया थी और उसके घर में एक शख्स चोरी चुपके उसके घर के सारे काम करने आता था, उसकी खिदमत करता था, उसकी रोटी पका के जाता था और उसके घर की सफाई भी करता था। और ये कहानी थी हमारे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं इस मश्क के पहले सवाल को। दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उन अल्फाज के मुताबिक जुमले बनाने हैं। और बच्चों, हमारे अल्फाज हैं खुदा तरस, असा, नाबीना, बिला नागा, पैवंद और बेसहारा। तो चलें बढ़ते हैं अल्फाज की तरफ और देखते हैं हमने क्या जुमले बनाने हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है खुदा तरस। खुदा तरस का मतलब होता है जिसके दिल में रहम हो, जिसको किसी पे तरस आता हो और वो उसकी मुश्किल को समझ सकता हो। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। अहमद एक खुदा तरस इंसान है, यानी वो किसी की भी मुश्किल में उसके काम आता है, उसकी मदद करता है। आगे पढ़ते हैं असा। बच्चों, असा कहते हैं लाठी को। बूढ़े लोग अक्सर एक लाठी पकड़ते हैं चलने के लिए, उसको असा कहते हैं। देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। खिदमतगार बुढ़िया का असा भी साफ करके जाता था, यानी उसके घर की भी सफाई करता था और उसका असा भी साफ करके उसके बिस्तर के पास रख के जाता था। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। नाबीना। बच्चों, नाबीना उसे कहते हैं जो देख ना सके। बीना का मतलब होता है देखने वाला, नाबीना जो ना देख सके। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। अख्तर के दादा नाबीना हैं, यानी कि वो इतने बूढ़े हैं कि वो देख नहीं सकते, उनकी बिनाई जा चुकी है। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। बिला नागा। बच्चों, बिला नागा का मतलब होता है बगैर किसी छुट्टी के, यानी कि नागा किए बगैर। तो चलें देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। फातिमा बिला नागा स्कूल जाती है, यानी फातिमा छुट्टी नहीं करती, कोई नागा नहीं करती, रोजाना स्कूल जाती है। पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। पैवन। बच्चों, पैवन क्या होता है। जब आपका कोई कपड़ा या कोई कमीज या कोई दुपट्टा कहीं से फट जाए तो उसके ऊपर एक उसी रंग का और कपड़ा रख के उसको सिलाई की जाती है, तो उसको पैवन कहते हैं, पैवन लगाना कहते हैं। अब देखते हैं हमने पैवन से क्या जुमला बनाया है। उसकी कमीज पर जगह जगह पैवन लगे हुए थे, यानी उसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई थी और उस पर पैवन लगे हुए थे। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। बेसहारा। बच्चों, बेसहारा वो होता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता। बच्चों, आपके रिश्तेदार, आपके खानदान वाले, दोस्त अहबाब, ये सब आपके सहारे होते हैं। बेसहारा का मतलब होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो, संभालने वाला ना हो। तो अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। बेसहारा की मदद करना नेकी है, यानी ऐसा इंसान जिसका कोई आगे पीछे ना हो, उसकी मदद करना एक सवाब का काम है, नेकी है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं समझ के अगले सवाल को। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दर्ज झेल वाहिद के जमा लिखें। बच्चों, हमें कुछ वाहिद अल्फाज दिए गए हैं जो कि हैं मकान, ऐलान, एहसान, नुकसान और हाल। हमने उनके जमा अल्फाज बनाने हैं। तो देखते हैं हमारे जमा अल्फाज कौन से हैं। मकान। बच्चों, एक होगा तो मकान, ज्यादा होंगे तो मकानात, यानी कि जमा के लफ्ज में हम मकानात लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। ऐलान, यानी अगर किसी एक बात का ऐलान किया जाएगा या एक बार किया जाएगा तो वह ऐलान होगा। जब ज्यादा बार किया जाएगा तो जमा क्या होगी, ऐलानात, यानी जगह जगह पे एक ही ऐलान बार बार किया जाए या बहुत सारे ऐलान इकट्ठे किए जाएं तो ऐलानात होंगे। आगे पढ़ते हैं। एहसान, किसी के लिए कोई काम करना, किसी पे कोई एहसान करना। एक होगा तो एहसान और ज्यादा होंगे तो एहसानात, यानी बहुत ज्यादा एहसान किए हैं। आगे पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। नुकसान। नुकसान होता है बच्चों आपका किसी कोई काम खराब हो जाए, किसी चीज में आपको फायदा ना हो, उस काम को क्या कहेंगे, उस काम में हमारा नुकसान हो गया। अगर एक काम में एक नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा, और अगर बहुत सारे नुकसान इकट्ठे हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, नुकसानात, यानी बहुत ज्यादा नुकसान होने को हम नुकसानात कहेंगे। अगला लफ्ज देखते हैं। हाल। बच्चों, हाल की जमा क्या होगी, हालात।
اگر آپ ایک بندے کی بات کریں تو اس کا حال ہوگا، یا بہت سارے لوگوں کی یا بہت زیادہ خراب حال کی بات کریں گے تو وہ حالات ہوں گے۔ تو بچوں یہ تو تھے ہمیں دیے گئے واحد الفاظ جن سے بنائے ہم نے جمع۔ اب پڑھتے ہیں سمجھ کے اگلے سوال کو۔ درج الفاظ کو سین یا صاد لگا کر پر کریں۔ بچوں ہمیں یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان الفاظ میں جگہ جگہ کچھ حروف نہیں لکھے ہوئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، سین یا صاد کے حروف کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ بچوں جو جگہ خالی ہیں یہاں پہ یا تو سین کا حرف آئے گا یا پھر صاد کا حرف آئے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں پہلے لفظ کو۔ اگر ہم یہاں پہ سین لگاتے ہیں تو کیا صدیق سین سے بنتا ہے؟ بالکل نہیں۔ صدیق کس حرف سے بنتا ہے؟ صاد سے۔ تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ صاد۔ اور بچوں اس کے بعد ہم لفظ کو مکمل طور پہ لکھیں گے، صدیق۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں قسمت میں سین آتا ہے یا صاد آتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شاباش، قسمت میں سین آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سین لکھیں گے اور لفظ کو مکمل طور پہ دوبارہ لکھیں گے، قسمت۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو۔ اب بچوں بے بسی، اب بے بسی میں سین کا استعمال ہوتا ہے یا صاد کا؟ شاباش، بالکل ٹھیک، بے بسی میں سین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم لفظ کو کیسے لکھیں گے؟ بے بسی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں۔ اب بچوں یہ لفظ بنے گا عصا۔ اب مجھے جلدی سے سوچ کے بتائیں عصا کے لفظ میں صاد کا استعمال ہوتا ہے یا سین کا؟ بالکل ٹھیک، شاباش، ہم یہاں پہ لکھیں گے صاد، عصا۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ اور بچوں یہاں پہ ہم لفظ کو درست کر کے دوبارہ لکھ دیں گے، عصا۔ چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو۔ افسوس۔ اب افسوس میں صاد کا استعمال ہوگا یہاں پہ یا سین کا حرف آئے گا؟ بالکل ٹھیک، یہاں پہ ہم سین لکھیں گے، افسوس۔ اب بچوں یہاں پہ ہم مکمل لفظ کو لکھیں گے، افسوس۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کس طرح ہم نے سین اور صاد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو مکمل کیا ہے۔ تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتا ہے آپ کا سبق خدمت کار کون کے تمام تر مشقی سوالات۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 5 کے عنوان کو، آمنہ اور نیلی مچھلی۔ آپ کو کہانی یاد ہے؟ آمنہ کے گھر کے پاس ایک جھیل تھی اور جھیل میں نیلی مچھلی رہتی تھی، اور جھیل فیکٹری کے پانی کی وجہ سے، فیکٹری سے نکلنے والے تیل کی وجہ سے آلودہ ہو جاتی ہے اور وہ پیاری مچھلی مر جاتی ہے، اور پھر آمنہ فیکٹری کے مالک کو سبق سکھاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھوڑی سی دہرائی تھی آپ کے سبق کی۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اس سمجھ کے پہلے سوال کو۔ درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیں۔ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن سے ہم نے بنانے ہیں جملے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے لفظ کو، شفاف۔ شفاف اس چیز کو کہتے ہیں، شفاف اس پانی کو کہتے ہیں جو گندا نہ ہو، جس سے آپ آر پار دیکھ سکیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے۔ جھیل کا پانی بہت شفاف تھا، یعنی اتنا صاف پانی تھا، اتنا شفاف پانی تھا کہ آپ بیچ میں تیرتی مچھلیاں آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں، موسیقی۔ موسیقی کہتے ہیں گانا گانے کو یا گانا بجانے کو۔ دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے۔ نیلی مچھلی کو موسیقی بہت پسند تھی۔ آمنہ جھیل کے کنارے آ کے موسیقی کا کوئی نہ کوئی گانا بجاتی تھی یا موسیقی کی دھن میں کوئی گانا گاتی تھی۔ تو نیلی مچھلی وہ گانا سننے روز اوپر آتی تھی۔ چلے اگلا لفظ پڑھتے ہیں، ریلا۔ بچوں ریلا کہتے ہیں بہت سارے پانی کا ایک دم آ جانا۔ اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے۔ سیلابی ریلا سارے جانوروں کو بہا کر لے گیا، یعنی سیلابی ریلا اتنا طاقتور اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ تمام تر جانوروں کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ چلیں اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں، آلودہ۔ بچوں آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا، چاہے وہ آپ کی فضا ہے، چاہے وہ آپ کا پانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جس میں گندگی شامل ہو جائے وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے۔ جھیل کا پانی دن بدن آلودہ ہو رہا تھا، اور وہ آلودہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ پاس ہی جو فیکٹری تھی اس کا سارا گند، کچرا اور تیل اس جھیل میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ چلیں اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں، پریشانی۔ بچوں پریشانی کہتے ہیں کسی بات کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، یعنی آپ کو وہ بات تنگ کر رہی ہے، آپ کے دماغ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ بار بار اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے۔ آمنہ کی پریشانی کی وجہ جھیل کا آلودہ ہونا تھا، یعنی جھیل کے دن بدن آلودہ ہونے سے آمنہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔
बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होते हैं हमारे अल्फाज और जुमले। हमने दिए गए अल्फाज से बनाए जुमले। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। मुंदरजा झेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। यानी हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, इसलिए जुमला ठीक नहीं लगता। तो हमने क्या करना है, हमने जुमले को पढ़ना है और फिर अल्फाज की तरतीब को ठीक करके उन्हें दोबारा लिखना है। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले जुमले को। आवाज के सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। क्या ये जुमला ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमने जुमले को दुरुस्त करके कैसे लिखा है। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया, तो ये है बच्चों दुरुस्त जुमला। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। इससे आ रही है भी बदबू। क्या ये जुमला दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्फाज की तरतीब गलत है। तो अब हम पढ़ेंगे दुरुस्त जुमले को। इससे भी बदबू आ रही है, तो ये है दुरुस्त जुमला। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। और यूं बाकी आलूदगी मछलियां से बच गई। क्या ये ठीक है? आलूदगी मछलियों से बच गई? बिल्कुल भी नहीं। तो चलें अब जुमले को दुरुस्त करके पढ़ते हैं। और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गई। तो बच्चों ये है दुरुस्त जुमला, जिसमें हमने अल्फाज की तरतीब को दुरुस्त करके लिखा है। चलिए पढ़ते हैं आखिरी जुमले को। आया मंसूबा आमना के जहन में। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्फाज की तरतीब गलत है। तो चलें अल्फाज की तरतीब को दुरुस्त करते हैं और इस जुमले को दोबारा पढ़ते हैं। आमना के जहन में मंसूबा आया। तो बच्चों देखा किस तरह हमने गलत तरतीब वाले जुमलों को, ऐसे जुमले जिनमें अल्फाज की तरतीब गलत थी, उनको दुरुस्त करके लिखा और फिर पढ़ा भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ में मौजूद मुजक्कर को कालम बे के दुरुस्त मुअन्नस से मिला। यानी बच्चों हमें कालम अलिफ में मुजक्कर अल्फाज दिए गए हैं और कालम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। हमने मुजक्कर को पढ़ के उसके दुरुस्त मुअन्नस से मिलाना है। तो चलिए पहले लफ्ज को पढ़ते हैं। मुर्गा। तो मुर्गे का मुअन्नस क्या होगा? बिल्कुल ठीक, मुर्गी। तो हम मुर्गे को मुर्गी से मिला देंगे। मुर्गा मुजक्कर लफ्ज है और मुर्गी मुअन्नस लफ्ज है। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। मेंढक। अब मेंढक मुजक्कर है, तो मेंढक का मुअन्नस क्या होगा? मेंढकी। अब देखते हैं मेंढकी कहाँ लिखा है। ये लिखा है बच्चों मेंढकी। अब हम क्या करेंगे, मेंढक यानी मुजक्कर लफ्ज को मुअन्नस से मिला देंगे। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं। बिल्ला। बच्चों बिल्ला मुजक्कर होता है या मुअन्नस? बिल्कुल ठीक, बिल्ला मुजक्कर होता है और इसका मुअन्नस क्या होता है? बिल्कुल ठीक, बिल्ली। तो हम बिल्ला को बिल्ली से मिला देंगे। हमने मुजक्कर लफ्ज को मुअन्नस लफ्ज से मिला दिया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। बकरा। बच्चों बकरा एक मुजक्कर लफ्ज है और उसका मुअन्नस क्या होता है? बकरी। तो हम बकरा को बकरी से मिला देंगे। अब हमारा आखिरी लफ्ज है बतखा। बच्चों बतखा बतख का मुजक्कर होता है, तो हम बतखा को बतख से मिला देंगे। तो बच्चों आपने देखा किस तरह हमने मुजक्कर अल्फाज को दुरुस्त मुअन्नस अल्फाज से मिला दिया। तो चलें पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। तोड़ अल्फाज के जोड़ बनाएं। बच्चों हमें यहाँ पे कुछ तोड़ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इन्हें दुरुस्त तरीके से जोड़ के मुकम्मल और दुरुस्त लफ्ज बनाना है। तो पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। अब बच्चों गौर से देखें और सोचें क्या लफ्ज बनता है। शफाफ। शफाफ का मतलब होता है बिल्कुल साफ। तो हम इसको यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, शफाफ। ठीक हो गया। चलिए अगले लफ्ज को पढ़ते हैं। मौसीकी। और अब हम इसको जोड़ के किस तरह लिखेंगे? मौसीकी। यानी कि हमने सीन के साथ लगी छोटी ए की छोटी शक्ल लिखी है यहाँ पे। ठीक हो गया, हमने उसे छोटी शक्ल में तब्दील करके मुकम्मल लफ्ज दुरुस्त करके लिखा है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। गदला। बच्चों गदला कहते हैं गंदे को। अब इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे? सिर्फ हम इसके बीच में से जमा का निशान हटा देंगे। गदला लिखा भी ऐसे ही जाता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं। आलूदा। अब हम इसको जोड़ के किस तरह लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह, आलूदा। ये एक मुकम्मल और दुरुस्त लफ्ज है। अगला लफ्ज देखते हैं। रेला। अब हम इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे? हम बड़ी ए को उसकी छोटी शक्ल में तब्दील करके लाम अलिफ ला के साथ जोड़ देंगे। तो क्या लफ्ज बनेगा? रेला। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है आपके सबक नंबर 5 के तमाम तर मश्की सवालात। तो चलें बढ़ते हैं सबक नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 के तमाम तर मश्की सवालात। पहले एक दफा सबक के उन्वान को दोहरा लेते हैं।
सवेरे उठना। बच्चों सवेरे उठना एक नज़म थी जिसमें सुबह सवेरे उठने के तमाम तर फ़ायदे बयान किए गए थे। अब हम आगाज़ करते हैं अपने मश्की सवालात का और पढ़ते हैं पहले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाए। बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनसे जुमले बनाने हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा। बच्चों सब्ज़ा कहते हैं हरे रंग को, सब्ज़ा कहते हैं हरे रंग को यानी कि घास को। हर तरफ आपको हरी घास नजर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्ज़ा। तो चलें देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। मौसम बहार में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, यानी हर तरफ नई घास उगाती है और हमें हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नजर आता है, यानी हर तरफ हरा रंग नजर आता है। अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं दम भरना। बच्चों दम भरने का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना और बार बार किसी चीज़ को मानना और उस पर पुख्ता यकीन रखना। तो देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। हर मुसलमान अपने रब की वहदानियत का दम भरता है, यानी उसको मानता है और उस पर यकीन रखता है और दूसरे लोगों को भी बताता है। अगला लफ्ज़ देखते हैं मखमल। बच्चों मखमल कपड़े की किस्म होती है जो कि बहुत मुलायम होती है। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। गुलाब की पत्तियां मखमल की तरह नरम और मुलायम होती हैं। बच्चों कभी आप गुलाब की पत्तियों को हाथ लगाएं या हाथ लगा कर उनको छू के देखें तो वो बहुत मुलायम होती हैं, बिल्कुल मखमल के कपड़े की तरह। तो जब बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को ताने उड़ाना। बच्चों जब परिंदे पर खोल के कितनी देर तक उड़ते रहते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको? तान उड़ाना, यानी ताने उड़ाना या ताने भरना। अब हम देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। परिंदे गुनगुनाते हैं और लंबी लंबी ताने उड़ाते हैं, यानी कि वो गुनगुनाते हैं और लंबी लंबी ताने उड़ाते हैं, यानी देर तक फिजा में उड़ते रहते हैं। चलें पढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ को मेहनत। बच्चों मेहनत होती है किसी भी चीज़ मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहना और कभी हिम्मत ना हारना। तो अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। अहमद मेहनत से पढ़ता है, यानी बहुत मेहनत से पढ़ता है और बच्चों मेहनत का फल हमेशा कामयाबी होती है। तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं सबक नंबर 6 का अगला मश्की सवाल। दर्ज झेल अल्फाज के मुज्जात तहरीर करें। बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुज्जात अल्फाज तहरीर करने हैं। बच्चों मुज्जात कहते हैं किसी भी लफ्ज़ के उलट लफ्ज़ को। अगर दिन है तो रात, सुबह है तो शाम। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अल्फाज मुज्जात की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है दिन। अब बच्चों दिन का उलट क्या होगा? मुज्जात क्या होगा? बिल्कुल ठीक, रात। दिन रात। अगला लफ्ज़ देखते हैं मोहब्बत। बच्चों मोहब्बत का उलट होगा नफरत। अगला लफ्ज़ देखते हैं तंदुरुस्त। बच्चों तंदुरुस्त कहते हैं जो सेहतमंद हो और तंदुरुस्त का उलट क्या होगा? बिल्कुल ठीक, बीमार, जो सेहतमंद ना हो। आगे पढ़ते हैं फर्श। फर्श पे हम चलते हैं और फर्श का उलट क्या होगा? छत। फर्श नीचे आता है और छत ऊपर होती है, तो ये एक दूसरे के मुज्जात हैं। अगला लफ्ज़ देखते हैं छोटा। छोटा बच्चों आपको पता है छोटा भाई, छोटी चीज जो साइज में छोटी हो, जो अपनी जिसामत में छोटी हो, और उसका मुज्जात या उलट लफ्ज़ क्या होगा? बड़ा, जो आपसे उम्र में बड़ा हो या ऐसी चीज जो साइज या जिसामत में बड़ी हो। तो बच्चों ये तो थे आपके सबक नंबर 6 के तमाम तर मश्की सवालात। हमने हल किए आज सबक नंबर 4, 5 और 6 के तमाम मश्की सवालात। तो बच्चों मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने मेरे साथ तमाम तर मश्की सवालात हल भी कर लिए होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।